हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज का हमारा वीडियो सेशन है इकोनॉमिक्स का और उसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या हम इसको चाहें तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। रिकॉल करें फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में गोल्डन रूल्स पढ़ाए हैं बहुत डिटेल में, जो 3 रूल्स थे, प्लस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनकम मेथड का फॉर्मूला थरोली डिस्कस किया, प्लस 2 लेक्चर्स में हमने 4 या 5 न्यूमेरिकल्स डिटेल में सॉल्व किए बोर्ड पे और देखे कैसे सॉल्व होते हैं। आप लोगों ने मुझे रेस्पॉन्ड भी किया कि मोस्ट ऑफ यू ने आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, तो दैट्स वेरी गुड। अब हम आज लेंगे एक नया मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम तीनों मेथड्स को कंपेयर करें बेटा, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड, दो अभी आपने वैल्यू एडेड पढ़ा नहीं है, मैं कंपैरिजन डिफिकल्टी लेवल पे कर रहा हूं, तो इन तीनों में से स्टूडेंट्स को रिलेटिवली एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम भी थोड़े कॉम्प्लेक्स से हैं, ऑल्सो कॉल्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज के 2, 3, 4, 5, 6 या 7 नाम भी हैं। बट मैं जो आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा आज, एक तो कोर फॉर्मूला प्लस कुछ सब फॉर्मूलेस, तो जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जो रफली आपके रजिस्टर का 1 पेज या 1.5 पेज के बराबर होगी, उस इंफॉर्मेशन को या उस फॉर्मूलों को अगर आपने मेमोराइज कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर मेथड भी बहुत इजी है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आप सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और आज इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। हम इन फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट नोट्स को आप थोरोली लर्न करेंगे। आज आपका यही टास्क है, आज का लेक्चर इसी को डिवोटेड रहेगा। कल और परसों के लेक्चर्स में आई वुड बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर्ड, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट, इट इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट बट नॉट डिफिकल्ट। तो इसको हम कहते हैं 2 सेकेंड मेथड, कि फर्स्ट हमने नाम दिया था इनकम मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड, रिकॉल करें, इनकम मेथड क्या देता है, इनकम मेथड का कोर फॉर्मूला क्या देता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या देता है, वो देता है बेटा जीडीपी एमपी। ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा कि हर मेथड का कोर फॉर्मूला आपको क्या देता है। तो लेट अस लर्न द फॉर्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू ये 5 कंपोनेंट्स हैं, मैंने अब्रीविएशन लिखा है, हम सबके फुल फॉर्म लेते हैं 1 बाय 1। मैं एक काम करता हूं, इनके फुल फॉर्म आपको डिक्टेट कर देता हूं या लिख देता हूं बोर्ड पे। पीएफसीई जो है ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये देखिए मैंने पी वर्ड यहां से लिया है, एफ यहां से, सी यहां से और ई यहां से। ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होगा बेटा इतना शॉर्ट, ये स्टैंडर्ड अब्रीविएशंस नहीं है। जैसे WHO होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टैंडर्ड अब्रीविएशन है। ये इसलिए लिखा है मैंने ऐसे कि आपकी लर्निंग आसान हो, अदरवाइज आपको एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सो ऑन। हाँ, फॉर्मूला एक बार ही लिखना है, नेक्स्ट टाइम तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, अभी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस नोटेशंस टू सेव योर टाइम। नेक्स्ट है हमारा GFCE, विच इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये देखें GFCE, तो GFCE ठीक है। अब अच्छी बात क्या बेटा,
ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं पीएफसी और जीएफसी, ये जो क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड होगा उस क्वेश्चन में आपको गिवन ही होंगे, यानी इनका कोई कंपोनेंट फॉर्मूला नहीं है। रिकॉल करें हमने जैसे पढ़ा था सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो कभी कभी उसके कंपोनेंट्स गिवन होते थे और हमें उन कंपोनेंट्स को वर्किंग नोट में ऐड करना पड़ता था। रिकॉल करें ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो हमें निकालना पड़ता था रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करके। लेकिन पीएफसी और जीएफसी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो इनके कंपोनेंट फॉर्मूले पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये दो आइटम हमारे लिए सॉर्ट ऑफ लड्डू समान है ना, लड्डू मतलब इजी पॉइंट। लेकिन ये तीन की डिटेल्स हम लेंगे। हां, अब आगे पढ़ते हैं। ये दो के फुल फॉर्म हो गए, अब इनके भी ले लेते हैं हम। जीडीएफसीएफ का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां से GDFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो टर्म है इसकी वैरायटी बहुत है, तो ये हमें सबसे ज्यादा बॉदर करता है। पढ़ेंगे हम इसकी डिटेल अभी। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली तो एक्सपेंडिचर मेथड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देन वी हैव CIS, विच स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्टॉक। तो मैंने C यहां से लिया है, I यहां से और S यहां से। देन any स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। N यहां से लिया है, E यहां से। ठीक है, अब ध्यान से देखें हमारे यहां कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 चीजों को हम ऐड करेंगे तब हमें जाके मिलेगा GDPMP। GDPMP मिलेगा बेटा, NNPFC तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, गोल्डन रूल्स देखें 1 मिनट के लिए, फिर हम इसी को डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। आप स्टूडेंट्स को जब भी कॉपी करना हो इस वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूला या कोई डिटेल कॉपी कर सकते हैं। अब ये बेटा ये जो भी आइटम्स होंगे से ये 20,000 10,000 समथिंग समथिंग, इसको ऐड करके आपको क्या मिल गया, GDPMP मिला बेटा। NNPFC जो जनरली मांगा जाता है नेशनल इनकम, वो तो नहीं मिला। तो उसके लिए क्या रहेगा आपका, NNPFC निकालना है। सपोज द क्वेश्चन सेज फाइंड नेशनल इनकम NNPFC, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिख दें GDPMP, जो इनके सम से मिल जाएगा आपको। GDPMP की जो वैल्यू आएगी से 50,000 60,000 वो यहां रख दें। अब उस 50,000 या 60,000 में हम कुछ चेंज करेंगे सो दैट हमें ग्रॉस से नेट मिल जाए, डोमेस्टिक से नेशनल मिल जाए, MP से FC मिल जाए। यानी एक्सपेंडिचर मेथड में आपको इन जनरल जब नेशनल इनकम मांगा होगा तीनों रूल लगाने पड़ेंगे, तो उन तीनों रूल की मास्टरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रॉस को बनाना है नेट, तो क्या रूल है बेटा, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस, माइनस ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ये रहा D, ये रहा N। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे। अगेन दैट नोट, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो रिवर्स ट्रीटमेंट, प्लस नहीं माइनस होगा। फाइनली हमें MP को FC बनाना है, तो MP को FC बनाएंगे तो बेटा माइनस NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड अगेन अगर NIT नहीं गिवन है तो IT माइनस S करके निकाल देंगे हम, ठीक है। तो आपने देखा ना बेटा, इसीलिए मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में गोल्डन रूल पढ़ाए और उसकी प्रैक्टिस कराई, क्योंकि अगर आप गोल्डन रूल नहीं जानते हैं
तो फिर आप नेशनल इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही आप इस फॉर्मूले से जीडीपी एमपी निकाल लें, लेकिन फिर यहां निकालने में अगर कहीं भी माइनस प्लस गलत लगा दिए तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो पहले गोल्डन रूल्स मास्टर करें। आप गोल्डन रूल्स देखें एक बार। ये चीज बताने का बेटा मेरा मतलब यही था कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें दो स्टेप है। पहला स्टेप है कोर फॉर्मूला लगा के जीडीपी एमपी निकाला जाए, और दूसरा स्टेप है जो आपसे मांगा हो से एनएनपीएफसी, या हो सकता है वो आपसे जीएनपी एमपी मांग ले, तो एक रूल ही लगेगा। जैसे देखें, अगर क्वेश्चन आपसे जीएनपी एमपी मांगता तो बेटा जीडीपी एमपी तो आया हुआ है, तो ग्रॉस ऑलरेडी ग्रॉस है, एमपी ऑलरेडी एमपी है, तो आपको डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है बस, तो प्लस एनएफआई है। गेटिंग इट? तो ऐसा नहीं कि हर बार तीनों रूल लगेंगे, बट हाँ 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन जो बुक्स में होते हैं उसमें एनआई नेशनल इनकम ही मांगा हो, तो उस केस में फिर आपको तीनों रूल्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो मैंने कहा जनरली आपको ये और ये निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। व्हाट अबाउट दीज थ्री? तो अब हम इन तीनों की डिटेल ले रहे हैं बेटा। जीडीएफसीएफ अगर डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो फिर कैसे निकालेंगे? क्या इसका कंपोनेंट फॉर्मूला है? क्या इसके कुछ और फॉर्मूले हैं? तो मैंने बोला ना यही सबसे ज्यादा डिटेल में है, तो वी विल डिस्कस दिस, देन दिस, देन दिस। तीनों की कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन पे बहुत ध्यान देना है बेटा, क्योंकि वही गलती होती है। जो सबसे इजीएस्ट या लड्डू क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये भी डायरेक्टली गिवन, ये भी गिवन और ये भी गिवन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है। चेंज इन स्टॉक 100 गिवन, नेट एक्सपोर्ट्स 400 गिवन। जब सब गिवन होता है वो इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, और इतना मान के चले बेटा बोर्ड में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा के देंगे थोड़ा। तो वो कैसे घुमाते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, तो इधर देखिए बेटा, जीडीएफसीएफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं 3। वो है आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, ये तीनों आइटम्स की वैल्यूज गिवन हो। से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट 10,000, पब्लिक इन्वेस्टमेंट 20,000, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 5,000, तो 10 + 20 + 5 आपको मिल जाएगा 35,000। वो 35,000 जीडीएफसीएफ की जगह रख दें, यानी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इन तीनों को ऐड करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपको मेमोराइज करना है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो बेटा कैपिटल फॉर्मेशन को आप डिक्शनरी में देखें या इसका मीनिंग हो, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। लेकिन व्हाट डज द वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन मींस? तो ये बेटा आपके कैपिटल से जुड़ा है। तो कैपिटल आप जानते हैं बेटा, प्लांट मशीनरी, इसको हम अकाउंट्स में कैपिटल कहते हैं। लेकिन व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? तो कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन ध्यान से सुने, इस पे भी एक लैंग्वेज यूज करेंगे हम। कैपिटल फॉर्मेशन को हम कहते हैं एडिशन। लिखें आप, एडिशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या मतलब है भैया कि 2019 के एंड में मेरे पास 20 मशीन थी, लेकिन जब 2020 एंड हुआ, पता नहीं ये कब एंड होगा, ये हमें एंड कर देगा, है ना, कोरोना है। हाँ, तो 2020 के एंड में मेरे पास थी 23 मशीन्स। 2019 के ईयर एंड पे 20 मशीन थी, 2020 के ईयर एंड पे
वैसे 2020 का ईयर एंड हो चुका है मार्च, ओके। हाँ, तो 23 मशीन थी, तो आप बताएंगे कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 20 मशीन या 23 मशीन या कुछ और? यस। एडिशन कितने का हुआ है? यस, एडिशन 20 + 3। तो बेटा जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना वो है 3 मशीन, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। भैया 20 मशीन तो हमारे पास ऑलरेडी थी, इस 2020 में हमने कैपिटल और कितना फॉर्म किया, पैदा किया? 3। तो एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण। 23 नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था। तो इस चीज को, अच्छा इन्वेस्टमेंट यही तो होता है भाई। 2020 में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 23 मशीन का थोड़ी ना किया, 20 मशीन तो आपके पास ऑलरेडी थी। तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं और इसी को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लैंग्वेज मैंने यूज की है ये अभी हम लिखेंगे भी, एक जगह काम आएगा। अब जो देश का ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इट कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी एक प्राइवेट बिजनेसमैन एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाता है, मशीन खरीदता है, वो सब इसमें शामिल है बेटा। तो सपोज आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस करते हैं तो वो एक लैंड भी खरीदेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएंगे, मशीनें इंस्टॉल करेंगे, वो सब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। वो फिक्स इन्वेस्टमेंट ही तो है बेटा, वो इन्वेंट्री थोड़ी ना, रॉ मटेरियल थोड़ी ना, ठीक है। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो बेटा एज यू नो इंडिया कंप्राइजेज ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी, देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर, वो तो यहां आ गया, एंड देयर इज अ गवर्नमेंट सेक्टर दैट इज पब्लिक, यानी भारत सरकार का कोई उपक्रम, कोई कंपनी पीएसयू वो इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे हमारे राजस्थान में एक कंपनी है जो पचपदरा में एक रिफाइनरी लगाएगी, तो उस रिफाइनरी के लिए लैंड खरीदा जाएगा। आपने कभी रिफाइनरी की फोटो देखी होगी तो कितने करोड़ों की मशीन्स होती है, वो सब इंस्टॉल होगी, तो वो कहलाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना। जो हाईवेज बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट ही तो है बेटा, तो ये सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है। अब जो इंटरेस्टिंग टर्म है, तो कुछ लोगों को थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, और कंट्रोवर्शियल चीज पढ़ने में ही मजा आएगा। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बेटा मतलब मेरा घर या आपका घर, आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? वो इन्वेस्टमेंट है बेटा, बस इसके लिए हमें अलग ढंग से सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट है, अभी लें या बाद में? तो अभी लेते हैं, और बाद में भी जहां ये पॉइंट आएगा कि कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, वहां भी हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को टच करेंगे। देखिए बेटा, आज आपके पापा की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपके पापा ने इन्वेस्ट किया है, तो वापस क्या मिलता है? रिटर्न। और वो रिटर्न क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, यानी इन्वेस्टमेंट हमें क्या देता है? कोई सर्विस देता है वापस इन द फॉर्म ऑफ से प्रॉफिट। ओके, नाउ सपोज आई बिल्ड अ हाउस, मैं एक मकान बनाता हूं और उसको किराए पे दे देता हूं, तो आई अगेन विल गेट रिटर्न्स। जैसे कि फैक्ट्री आपको रिटर्न में प्रॉफिट्स देती है, वैसे ही अगर एक मकान दे दूं और किराएदार रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? रेंट। तो बेटा अच्छा, ये रेंट क्या एक महीने ही मिलेगा? से उस मकान की लाइफ 50 साल है, तो बेटा 50 साल, जैसे बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस क्या होता है? गोइंग कंसर्न, प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो वैसे ही रेंट। लेकिन हां, अब सुने, हम जिस घरों में रहते हैं उसका रेंट भी एक तरह की इनकम है। हाउ? तो लिसन बेटा, सपोज करें मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, यानी मेरा ही मकान है और मैं ही रह रहा हूं, तो इसमें तो रेंट कहां है? बट अगर सोचा जाए तो है बेटा। कैसे है बेटा? समझना कि सपोज जिस घर में रह रहा हूं मैं, सपोज वो मेरा नहीं है, वो कुणाल का है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो बेटा आप यूं समझ लें खुद को रेंट दे रहे हैं, जिस मकान में आप रह रहे हैं वो आप उसके लैंडलॉर्ड नहीं होते और वो किसी और का होता तो आप रेंट देते। या यूं समझ ले आप अपने मकान में नहीं रह रहे, आपके 2-3 मकान है, तो आप उसमें से किसी एक मकान में रह रहे हो, बाकी 2 मकान आपने किसी को किराए पे दे दिए, तो यू गेटिंग रेंट। तो इस एंगल से जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। एक मकान की लाइफ, मकान कोई शर्ट नहीं है कि फट जाएगा, नॉन ड्यूरेबल चीज नहीं है, तो इसको भी हम कैपिटल फॉर्मेशन में गिनते हैं।
ये फॉर्मूला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो क्लास 12th में जो बुक्स हैं उनमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिस्ट है। ओल्ड बुक्स में तो थे, नई बुक्स में तो है भी नहीं, लेकिन ये थ्योरी में फॉर्मूला गिवन है और न्यूमेरिकल आ सकता है। आई हैव टू टीच यू ऑल लेवल्स, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आगे पता लगेगा। नाउ आई टीच 4 more फॉर्मूलाज ऑफ जीडीएससीएफ, और ये फॉर्मूलाज नहीं है, फॉर्मेशंस हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या कुणाल ये दोनों सही हैं? ये तीनों फॉर्मूले सही हैं? नहीं, क्योंकि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, सेम कैसे हो सकते हैं? तो अब हम इनके फॉर्मूले पढ़ रहे हैं क्योंकि यही हमें टर्म रखनी होती है फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे बेटा, सिर्फ क्या चेंज है आप नोट करें, ये नेट है, इसका फुल फॉर्म भी अगर आप लिखना चाहें तो ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये फुल फॉर्म गिवन होगा, वो तो ब्रीफ नोटेशंस लिख रहा हूं मैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमारे फॉर्मूले में तो टर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा सिंपल सा रूल, गोल्डन रूल लगेगा, हमें नेट को बनाना है ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। तो सपोज ये 10,000 और ये 2,000, तो 10 + 2 12,000 मिल गया जीडीएफसीएफ। अब बस जीडीएफसीएफ की जगह 12,000 रख दें, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, यू विल टेक 0, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन हो। जो चीज नहीं गिवन है उसको थरोली रीचेक कर ले, आप नहीं लोकेट कर पाए, 0। अब यहां फर्क क्या है बेटा, यहां फिक्स वर्ड है और यहां फिक्स वर्ड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लिखेंगे यहां माइनस CIS माइनस चेंज इन स्टॉक। क्यों, 2 मिनट में लेते हैं, फिलहाल आप समझ लें कि अभी क्राइम कर रहे हैं, 2 मिनट बाद मैं इसको समझा रहा हूं। फाइनली आपको दे दें NDCF। तो दोस्तों जो आपकी बुक्स हैं 12th की स्पेशली, 10 में से 7 क्वेश्चन में ये टर्म गिवन है, NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये इससे 2 मायनों में अलग है बेटा। एक तो नेट को ग्रॉस बनाना है, तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाते हैं, ये रहा फॉर्मूला, तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो जैसे इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ये बन जाएगा GDCF, क्योंकि नेट हो जाएगा ग्रॉस। लेकिन F तो वर्ड गायब है ना, यहां F है, यहां F था ना, तो इसको F कैसे बनाते हैं जब F नहीं होता है, माइनस, तो माइनस CIS। ठीक है, लॉजिक अभी ले रहे हैं। अब दोस्तों देखें, एक बार रिकैप करते हैं। ये जो GDFCF है इसके 5 फॉर्मेशंस हो गए। एक GDFCF डायरेक्टली गिवन, द लड्डू फॉर्मूला, सीधा गिवन नहीं हो तब तो कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सेकंड, कंपोनेंट्स दे दे, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो वो लगा देना। और नॉर्मली ये टर्म्स गिवन होती है, या तो आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं, या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये वर्किंग नोट्स इन तीनों में से कोई एक काम आएगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, तो हमारी मेन टर्म है जो फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है, अब ये बेटा फॉर्मूले कुछ बढ़ते जा रहे हैं, तो कंसेप्ट ध्यान रखें ना बेटा, ये क्या है, ये तो नेट से ग्रॉस है और फिक्स वहां जहां नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको माइनस CIS करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। और अभी तो मैं लॉजिक दे रहा हूं, तो लेट्स टेक द लॉजिक कि भैया ये हमने CIS लेस क्यों किया। तो इधर देखें बेटा, अगर मैं 1 मिनट के लिए CS को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, इस CIS को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक फॉर्मूला देखें, GDFCF प्लस CIS इज इक्वल टू GDCF। अब समझते हैं क्या है बेटा, इन दोनों में से ब्रॉडर टर्म ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो 2 कैपिटल से बनता है,
फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और टेम्पररी कैपिटल। तो ये हो गई आपकी फिक्स कैपिटल और ये हो गया आपका टेम्पररी कैपिटल, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। और चेंज इन स्टॉक होता क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन दोनों कैपिटल्स को जोड़ेंगे, एक फिक्स कैपिटल और जो इन्वेंट्री कैपिटल, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस लॉजिक से ये फॉर्मूला बना है बेटा, समझ में आया? तो GDFCF के हो गए 5 डिफरेंट वे, एक डायरेक्टली, 4 इनडायरेक्टली, छठा जो सिर्फ एक क्वेश्चन में काम आया है हमारे, लेकिन वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो आप लिख दें, जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। NDCF को लैंग्वेज में भी दे सकते हैं बेटा, यानी लैंग्वेज का मतलब फुल फॉर्म नहीं है। NDCF को ही हम कहते हैं एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना। हो सकता है आप क्वेश्चन में ढूंढते रहे GDFCF या NDCF ये चीजें, एंड आपको लैंग्वेज में दे दें, तो बी अलर्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये साइन लगा देता हूं कि NDCF को इस नाम से भी बुलाया जाता है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है। एज अ टीचर मैं हमेशा फॉर्मूले पार्ट को बहुत टाइम देता हूं, क्योंकि यही कोर है, यही बेस है। फॉर्मूला थरोली आ गया तो बेटा यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये हो गया बेटा हमारा GDFCF का डिस्कशन। अब हम लेते हैं CIS। बहुत इजी है। CIS का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया, चेंज इन स्टॉक। अब इसको कैसे निकालते हैं और इसके कितने सारे नाम हैं और इसका रिवर्स ट्रीटमेंट भी है। CIS का सिंपल फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अगेन अ सिली मिस्टेक। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स उल्टा कर देते हैं, वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं, जो गलत होगा। हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। ये तो मिनिमम इंफॉर्मेशन है बेटा। जैसे NIT निकालते हैं ना, IT माइनस एस, तो हो सकता है आपको चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक अलग से गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक अलग से गिवन हो। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपके चेंज इन स्टॉक को ऑल्सो क्या क्या कह सकते हैं, देखें कितने सारे नाम है। वी कैन कॉल इट इंक्रीज या राइज इन स्टॉक। वी कैन कॉल इट इंक्रीज और राइज इन स्टॉक। क्यों, कैसे, लॉजिक देखें तो इधर देखें बेटा। सपोज करें आपका ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को था 500 यूनिट्स और 31 मार्च को आपका क्लोजिंग स्टॉक था 700 यूनिट्स। तो आपका स्टॉक कितने से बढ़ गया? 200। कैसे निकला? कैसे निकला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 700 माइनस 500 क्या आ गया? 200। तो इस 200 को हम ये नाम भी तो दे सकते हैं बेटा, इंक्रीज इन स्टॉक, राइज इन स्टॉक। सिंपल, रटे नहीं, ठीक है। हम घबरा कब जाते हैं बेटा? जब हमें कोई टीचर पढ़ाता है कि चेंज इन स्टॉक बस यही है, और जैसे ही एग्जाम में एक अनफेमिलियर टर्म आ जाती है इंक्रीज इन स्टॉक, राइज इन स्टॉक, हम घबरा जाते हैं कि ये क्या है। तो वो घबराहट नहीं हो, इसलिए मैं सारी इंफॉर्मेशन आज दे दूंगा, नो सीक्रेट्स, है ना। This is also called excess of closing stock over opening stock। इसी का एक डिफरेंट नाम हो गया, excess of closing stock over opening stock, and it is also called inventory इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री है ना, हम रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हो या
सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश गुड्स का जो माल बच जाता है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब नोट में लगाता हूं हमेशा रिवर्स ट्रीटमेंट, क्योंकि रिवर्स ट्रीटमेंट में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। रिवर्स ट्रीटमेंट का मतलब होता है बेटा जहां फॉर्मूले में प्लस वहां कर दो माइनस, और जहां माइनस वहां कर दो प्लस। रिवर्स, उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इनटू का डिवाइड मत बोलना, क्योंकि यहां इनटू डिवाइड ऑपरेशन सही नहीं। वो नोट क्या है बेटा, ये जो दो नाम है इनके रिवर्स नाम भी है। तो इधर देखें, इंक्रीज का रिवर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज या फॉल इन स्टॉक, और इसका रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों अगर ये टर्म गिवन हो, या तो ये या ये, इनमें से कोई भी टर्म गिवन हो, जो गिवन होगी कुछ क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, रिवर्स ट्रीटमेंट। रिवर्स ट्रीटमेंट का मतलब है जहां भी फॉर्मूले में प्लस CIS हुआ है वहां करेंगे माइनस CIS, और जहां माइनस है वहां प्लस, उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और ये बात यहां इसीलिए स्टार लगा रहा हूं, ये आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि अगर आप भूले तो आंसर गलत, मार्क्स गए। अब हम काउंट करें एक बार कि कितनी तरह से दे सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 7 तरह हुई, 7, एक डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7, और तो मैंने इसको नहीं गिना इंक्रीज की जगह राइज, इनको गिन लूं तो 9 हो गया। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस ही हमें कंफ्यूज करती है बेटा, है ना। ये यूं समझ रहे, नॉन फेमिलियरिटी, इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, जिससे जो अवेयर नहीं है वो घबरा जाता है कि नई टर्म आ गई। हाँ, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है, और अगर कोई इन्वेंट भी हुई तो लेट यू नो, ठीक है। तो देखिए, एक हमारा पूरा पेज भर गया सिर्फ चेंज इन स्टॉक में। अब हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, द लास्ट टर्म। एनी का फुल फॉर्म तो मैं बता ही चुका हूं, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना। आपको लगेगा ये मैंने एक्स बड़ा लिख दिया, एम बड़ा लिख दिया, तो उसका रीजन ये रहा बेटा। इस फॉर्मूले को भी ऐसे भी लिखते हैं, एक्स माइनस एम। जैसे इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई कहते हैं, प्राइस को पी कहते हैं, वैसे ही बेटा ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है। एक्सपोर्ट्स को पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो या जर्मनी, एक्सपोर्ट्स को एक्स लिखा जाता है ना। आप कहोगे सर ई लिख दो, तो ई तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए होता है। आप कह दोगे आई लिख दो, तो आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो हम नहीं दे सकते बेटा। जैसे आयरन को आई नहीं लिखा जाता, एफ ई लिखा जाता है, फेरस। तो एक्सपोर्ट का एक्स यहां से आया और इंपोर्ट्स का एम यहां से आया। अब तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया बेटा। दूसरा, इसको हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, ठीक है ना। आप समझ ही गए। जैसे कि अगर मैं ऐसे ही कोई नंबर्स लिख दूं, ये 700 और ये 600, तो कितना एक्सेस है, इंपोर्ट से नहीं एक्सेस में, एक्सपोर्ट्स किससे, 100 से। एक्सेस मतलब एक्सीड कर रहा है कितने से। तो कितने तरीके हो गए, डायरेक्ट में तो 3, नेट इंपोर्ट्स ही गिवन हो, या फिर ये दोनों गिवन हो, या फिर ये लैंग्वेज गिवन हो। और अभी तो 2 तरीके और हैं, रिवर्स ट्रीटमेंट। तो देयर इज अ वर्ड बेटा, नेट इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं बेटा, नेट इंपोर्ट्स करके दे देंगे आपको, विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू m माइनस एक्स। और इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, इसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ
इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। तो अगेन मैं इसके आगे नोट लगा देता हूं, अगर आपको या तो नेट इंपोर्ट गिवन हो या ये वर्ड गिवन हो, ये वर्ड एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, तो क्या करेंगे बेटा इस केस में? रिवर्स ट्रीटमेंट, यानी जहां प्लस है वहां कर देंगे माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, अगर आप भूल गए रिवर्स ट्रीटमेंट तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कर देंगे और आंसर गलत। तो देखा आपने कि इवन एक फॉर्मूले के लिए सिर्फ वो 5 कंपोनेंट का फॉर्मूला, वो तो कोर फॉर्मूला है, उसके अलावा भी आपको डिटेल्स चाहिए। जैसे जीडीएफसीएफ हमने देखा 5-6 तरीके, हमने चेंज इन स्टॉक देखा तो उसके इतने सारे नाम, नेट एक्सपोर्ट्स को भी देखो, नेट इंपोर्ट्स भी कह देते हैं इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में। तो ये आपके लगभग 2 पेज भर गए होंगे अगर आप रजिस्टर में लिखा है। अब हम जो चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इक्विप्ड हैं इन फॉर्मूले से, इन नोट्स से, इन इंपॉर्टेंट थिंग्स से। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आई विल बी टेकिंग न्यूमेरिकल्स। तब तक अगर आपका खुद का मूड बन गया है तो आप अपने आप ही ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, और ये मेरा दावा है आप कर पाएंगे। बस ये पहले ये 2 पेज आप थोरोली लर्न कर लें, ठीक है ना? इट्स वेरी इजी। सिस्टमेटिकली करें, कोर फॉर्मूला लिखें पहले, और जो जो आइटम अगर नहीं गिवन हो उसका वर्किंग नोट बनाएं। तो वर्किंग नोट से आपको वो कोर फॉर्मूले के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, उन कंपोनेंट्स को रख दे, जीडीपी एमपी मिल जाएगा, एंड उसके बाद गोल्डन रूल लगा दें, जो चाहिए से एनएनपीएफसी चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।